सो देखो ना, इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए मेरे को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बार बार क्लियर कर दूं कि जहां पर आप ब्लॉक वाला एग्जांपल लेते हो, यहां पर ये स्टेटमेंट कभी नहीं देना। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएगा अगर आप यूज करते हो कि ग्रेविटी वाली फोर्स के बराबर का टेंशन फोर्स आएगा। ये स्टेटमेंट गलत है ना। ये आप कभी नहीं कह सकते, ये चीज कभी नहीं बोल सकते कि M2G के बराबर टेंशन आएगी। थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा वो, कि यहाँ पर जो टेंशन फोर्स आएगी वो M2G होगी। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, है ना, क्योंकि ये ब्लॉक स्टेशनरी ब्लॉक्स में नहीं है। तो पुलिंग बाय पर्सन एंड ब्लॉक में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, कि अगर पर्सन पुल करता है तो हम उसको टेंशन फोर्स का नाम देते हैं, लेकिन अगर पर्सन की जगह पर ब्लॉक हैंग करते हो तो फिर आप M2G के बराबर T नहीं कह सकते, राइट। तो हम इसको कैपिटल T कहेंगे। बट 100% आप श्योर हो जाओ कि ये कैपिटल T या तो M2G से ज्यादा होगा या फिर M2G से कम होगा, और तभी पूछा जा रहा है आपसे, तभी ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेंशन फोर्स। ये इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अगर टेंशन M2G के बराबर होता फिर इस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं थी मेरे को। सो ये मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि T M2G से बड़ा है या छोटा है। बट उसके पहले राइट, इधर T दिखाओगे तो आप यहां पर भी T दिखाओगे, यहां पर भी T, क्योंकि राइट लेफ्ट T, यहां T दिखाएंगे तो यहां पर भी T दिखाएंगे। और अगर इन दोनों में मैंने टेंशन फोर्स को T दिखा रखा है तो इस मिडिल स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स, ये जो मिडिल वाली स्ट्रिंग है यहां पर टेंशन फोर्स, पहले आप इस पोर्शन को कंप्लीट किया करो हमेशा, कि अगर इसमें T है, इधर T हो गया, इधर T हो गया, ये दोनों T T हो गए, तो मिडिल वाले स्ट्रिंग में यानी यहां पर टेंशन फोर्स 2 × T। पहले ये स्टेप पूरा कर लो आप। अब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ये स्टेप हो गया। अब देखो, अब स्टेप के बाद देखो, अब अगला क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम और आती है, इन न्यूमेरिकल्स में एक प्रॉब्लम और आती है कि इन दोनों में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं होगा। अभी तक पीछे क्या हो रहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बराबर लिया गया था। इन न्यूमेरिकल्स में यहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और यहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं मिलेगा आपको। यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू और यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ये इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं देंगे कि इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। ये एक गलत स्टेटमेंट होगा। इनफैक्ट हमको उन्हें रिलेट करना पड़ेगा। इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर हम A2 कहते हैं और इसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन को हम A1 कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से बता देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो। M2 की वैल्यू 6 किलोग्राम कर देते हैं और M1 की वैल्यू 2 किलोग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले आदत से बाहर आइए आप लोग, क्योंकि ये ना हम तो करा देंगे लेकिन और कहीं का नहीं मिलेगा। अनंत ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों तरीके से करेंगे। पॉइंट सुनना, दो बातें सुनिएगा जो आप गलतियां करोगे, वो दो बातें ध्यान से करना। मैं पहले बता दूं, सबसे पहला मैंने क्या बोला है आपको कि वेट और टेंशन फोर्स बराबर नहीं होते। वेट और टेंशन फोर्स बराबर नहीं होंगे, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, इन बॉडीज की एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बराबर नहीं होगी। ये दो कॉमन एरर्स हैं जो आपको आगे नहीं करना है। आपका आंसर आए चाहे ना आए, गलती नहीं करनी मेरे को। वेट और टेंशन बराबर नहीं होंगे और एक्सेलरेशन का अमाउंट बराबर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, A1 और A2 अगर बराबर नहीं है तो कोई एक ज्यादा होगा। दूसरा कंसेप्ट है यहां पर, मतलब मल्टीपल मल्टीपल पुलिस में और मल्टीपल ब्लॉक्स में, मल्टीपल पुलिस में और मल्टीपल ब्लॉक्स में ये ऐसा होगा। अब किसी ने देखो, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियसली माइंड के अंदर आता है कि क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं बराबर होंगे। क्वेश्चन माइंड में बराबर क्यों नहीं होंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है कि ये बराबर नहीं हो सकते।
तो अब आपको मैं समझाता हूं लॉजिकल क्या है। डिफरेंट स्ट्रिंग तो है ही है, ये डिफरेंट स्ट्रिंग से अटैच है, नंबर वन। ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग सेम स्ट्रिंग से अटैच नहीं है। देखो, जिस स्ट्रिंग से M2 अटैच है और जिस स्ट्रिंग से M1 अटैच है, ये अलग अलग स्ट्रिंग है। ये एक अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, और M2 वाली स्ट्रिंग अलग है। तो एक तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से अटैच है, जिस वजह से ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये एक तो पहले आप ये कंसेप्ट लगाओ। उसके अलावा इसको हम कहते हैं ना, ये जो कंसेप्ट है, हाँ जी सुबी जी, यही चीज हमारे लिए कहलाती है, एक वर्ड हम यूज करने जा रहे हैं यहां पर, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। यहां पर एक वर्ड यूज करना चाह रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब, कंस्ट्रेंट वर्ड जो होता है ना, इसका अगर आप मतलब निकालोगे तो इसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, मतलब बंदिश एक तरीके से, है ना। कोई आप लिमिटेशंस, जैसे आपके ऊपर आपकी फैमिली का कंस्ट्रेंट है ना, आपके ऊपर कई सारी लिमिटेशंस हैं। तो कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस, कुछ भी इसको नाम डाल सकते हो, कुछ लिमिट डाल दी गई है। क्या कंस्ट्रेंट है आप सुनना यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। मैं ना आपके सामने जानबूझ करके एक स्केल यूज करूंगा, जानबूझ करके, और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए कि अगर हम स्केल से इसको मेजर करेंगे ना, स्केल से एक काम करते हैं, इसको मेजर करते हैं कि यहाँ पर कितनी लेंथ है, ये लेंथ हम मेजर कर लें, स्केल से हम ये लेंथ मेजर कर लें, और स्केल से हम ये वाली लेंथ मेजर कर लें। हम ये सारी लेंथ मेजर करेंगे। तो अब जरा आप डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, डायग्राम को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर कंस्ट्रेंट वर्ड क्या है, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस किस चीज को कह रहे हैं। हमारी ये लेंथ, ये जो लेंथ है, हम यहाँ से सारी लेंथ मेजर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम सारी लेंथ को मेजर करेंगे। तो हमने स्केल लिया, हमने ये लेंथ मेजर कर ली। ठीक है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह एक सिंबल यूज करेंगे कि ये L1 है। ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ L1 है। उसके बाद ये जो पुली के ऊपर वाला पोर्शन है, पुली के मतलब पुली के ऊपर से ये सर्कुलर पोर्शन, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसकी लेंथ हम सरकमफ्रेंस से निकाल सकते हैं। अगर इसका रेडियस कुछ r मान ले, रेडियस r होगा, तो ये हाफ सर्किल बन जाएगा, तो हम इसकी लेंथ फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी, ध्यान से देखो जरा, अगर यहां से यहां तक की लेंथ L1 है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ L1 है, तो यहाँ वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट तक की लेंथ को भी आप L1 ही कहोगे, ये दोनों लेंथ बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मैं L3 कहूंगा, L3 मतलब L3 कौन सी लेंथ है, M2 से लेकर के और इस डॉटेड लाइन तक का, M2 से लेकर के इस डॉटेड लाइन का ये लेंथ, यहाँ से और M2 ये लेंथ हमारी L3 है, L2 सॉरी L2, ये L1 ये L1, और ये वाला पोर्शन डॉटेड लाइन से यहाँ वाला पोर्शन जो है, इसको कुछ नाम दे देते हैं L3। तो ये देखो टोटल कितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक बार मेजर करते हैं, ध्यान से देखना सारे लोग। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो पहले L3 लेंथ आई, प्लस उसके बाद यहां से यहां तक गए तो L1 लेंथ आई, उसके बाद ये लेंथ हाफ सर्किल यानी पाई आर, फिर ये लेंथ जो फिर से L1 हो गई प्लस L1, फिर ये लेंथ पाई आर, फिर से पाई आर हो गया, और प्लस यहां से यहां तक की लेंथ L2। तो ये हमारे स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हो गई, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर दें, हाँ, ये हमारे स्ट्रिंग की टोटल लेंथ हो गई, L3 प्लस L1 प्लस इतना। ध्यान से करके देखो आप इसको, आराम से अपने लेवल पे करके देख लो इसको, एक बार समझ लो आराम से, है ना। यहां से यहां तक की लेंथ
फिर यहाँ से पुली तक की लेंथ, फिर पुली के सरकमफ्रेंस की आधी लेंथ, फिर ये लेंथ L1, फिर ये हाफ सर्किल, और फिर ये L2, ये टोटल लेंथ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? टोटल लेंथ है। आर अलग अलग कर सकते हो उन्नत, रेडियस अलग अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ R1 रेडियस ले लो, यहाँ R2 रेडियस ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। R1 कर देते हैं और R2 कर देते हैं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। दोनों पुली आइडेंटिकल नहीं है, R1 R2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको समझाते हैं लॉजिक क्या है एक्चुअल में इसके पीछे, ये सब करने के पीछे का लॉजिक मेरा क्या है वो समझो। आपको लॉजिक समझाते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा अगला स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे उसको ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है जी, तभी समझ पाओगे। हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये M2 वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा, मतलब कुछ टाइम बाद ये M2 वाला ब्लॉक, मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ थोड़ा डायग्राम समझने के लिए, और आप भी कोशिश करना है कि ये M2 वाला ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अपनी इस जगह से नीचे आ गया ना, क्योंकि अगर ये डाउनवर्ड चलेगा तो M2 वाला ब्लॉक नीचे आ जाएगा, M1 वाला ब्लॉक ऊपर चला जाएगा और ये पुली भी ऊपर चली जाएगी। एक काम करते हैं, तुमको अलग डायग्राम दिखाते, वरना कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो जल्दी से, और तुम भी यही डायग्राम बनाना, जो डायग्राम मैं बनाऊंगा ना, आप भी वही डायग्राम बनाइएगा। थोड़ा सा एक बार, सिर्फ एक बार की मेहनत है, जस्ट वन टाइम एफर्ट लगना है मेरा, सिर्फ एक बार की मेहनत, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिवली होने लगेंगे। फर्स्ट टाइम क्योंकि लर्निंग करनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा ना अच्छा डायग्राम बनाना, तो आपका डाउट नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, वरना ना ए वे करते रह जाओगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ठीक है जी, तो ये कहानी जो है, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा आपसे, इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट फॉलो कर रहे हैं कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं आप भी वैसे ही करो, और खुद से आप इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए समझ सकते हो खुद से, हमारी कोई नीड नहीं होगी आपको आगे। और मैं चाहता हूं कि हमारी नीड वैसे भी ना रहे, आपको ज्यादा अच्छा है आप अपने आप करते रहो सब। तो चलो आप ना साथ साथ कोशिश करना कि डायग्राम आप आपके साथ साथ बनाते रहें, यानी कि वरना फिर टाइम का भी एक प्रॉब्लम है, टाइम कंस्ट्रेंट भी है हम लोग के पास। अब देखो टाइम कंस्ट्रेंट वर्ड में कह रहा हूँ, तो टाइम कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब हम लोग के पास टाइम की मजबूरी है। तो ये हमने कहा कि ये इस तरीके से सिचुएशन हुई है। अब उसके कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये मासेस, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो सिचुएशन को मैं कैसे दिखाऊंगा? अब देखो मैं सिचुएशन को ऐसे दिखाऊंगा, मैं इस M2 को जिस लेवल पर ये था, M2 जिस लेवल पे था उस लेवल से थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, और ये M1 जिस लेवल पर था उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करेंगे। ये वाली पुली जिस लेवल पर थी उस लेवल से ऊपर नीचे कर देंगे इसको। सिर्फ एक बार की मेहनत करनी है, और उसके बाद ये आप पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा रिजल्ट आपको इस तरीके से। तो क्या होगा, ये M2 नीचे आ जाएगा। तो अब मैं इसको एक नया डायग्राम दिखा रहा हूं जहां पर M2 को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं, M2 नीचे लेके आ गए। ठीक है, ये वाली पुली तो वही रहेगी, तो यहां से एक स्ट्रिंग जा रही है, ये वाली पुली तो ऊपर सीलिंग से अटैच है, तो ये वाली पुली तो कहीं जाएगी नहीं, सीलिंग से अटैच है, छत से अटैच है, तो अब छत तोड़ करके तो आएंगे नहीं, तो वो तो वहीं पर रह गई जहां से सस्पेंडेड है। लेकिन M1 ऊपर आ जाएगा, M1 मास ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर अगर ये ब्लॉक नीचे गिरेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये वाली पुली भी अपने पुराने वाले लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगी, प्रीवियस लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगी। तो जिस लेवल पर ये पुली थी उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर गई वो, है ना, ये पुली उस लेवल से ऊपर, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, इस पुली को ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं, और ये ब्लॉक भी ऊपर आ गया, है ना, ये ब्लॉक भी ऊपर आ गया, ये सब अपने अपने पुराने लेवल से ऊपर नीचे हो गए, और उसके बाद इसको ले जा करके यहाँ पर वापस कनेक्ट कर दो। ये एक बार का डायग्राम बनाने की मेहनत है बस, उसके बाद नहीं। तो हम ये मान के चल रहे हैं
हम ये मान के चल रहे हैं कि जो M2 वाला मास है वो X2 अमाउंट से डेल्टा X2 अमाउंट से नीचे आया है, डेल्टा X2 अमाउंट से नीचे आया पुराने लेवल पे जहां पर था उससे डेल्टा X2 नीचे आया, और M1 वाला जहां पर था उससे डेल्टा X1 ऊपर गया, डेल्टा X1 ऊपर गया ये। और जितना M1 ऊपर जाएगा ये वाली पुली भी उतना ही ऊपर जाएगी, ये कुछ अलग से नहीं जाएगी, ये पुली भी उतनी ही हाइट ऊपर जाएगी। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, ये दोनों बराबर से क्यों राइज करेंगे, जितना ये राइज करेगा उतना ही पुली भी राइज करेगी। दोनों का राइज बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये वाली पुली और ये M1, हाँ जी अभिज्ञान, ये तो एक स्ट्रिंग से बंधे है ना, इनका तो स्ट्रिंग कॉमन है, सेम ही स्ट्रिंग है, कॉमन स्ट्रिंग है ना, कॉमन स्ट्रिंग। तो जितना राइज M1 करेगा उतना राइज पुली भी करेगा, इसलिए डेल्टा X1। अब खत्म हो गई ये मेहनत, वन टाइम थी, वन टाइम मेहनत थी हमारी। अब आप समझो, हमने इस लेंथ को, यस अनंत, हाँ, इस लेंथ को L3 कहा था, यहां से यहां तक की जो लेंथ थी इसको मैंने L1 कहा था, ये लेंथ यहां से यहां तक की पाई R1 थी, मैं यहां डायग्राम पे दिखा दे रहा हूं, ये लेंथ फिर से L1 हो गई, ये लेंथ यहां से यहां तक पाई R2 थी, और ये लेंथ L2 थी। मैंने इसको ऊपर डायग्राम दिखाया हुआ था, इस तरीके से मैंने टोटल लेंथ को कई सारे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया है मैंने उसको, यही चीज, इसी को मैंने यहाँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अब आप समझो, अगली कहानी सुनो। अगर ये डेल्टा X2 नीचे आया तो ये टोटल लेंथ अब कितनी हो गई, देखो यहां तक कि ये लेंथ कितनी लिखोगे अब आप, ये लेंथ यहां से यहां तक कितना लेंथ हो गया मेरे पास, ये लेंथ, अब इतना तो आप दिमाग लगाओ कितना हो गया ये, इधर L2 था, इस लाइन से इस लाइन तक आप L2 थे, और उसके बाद डेल्टा X2 नीचे और फॉल कर गए, तो ये कोई डाउट नहीं है कि ये लेंथ L2 प्लस डेल्टा X2 हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, आराम से डायग्राम से समझ के देख सकते हो, इसे डायग्राम से इतना क्लियर डायग्राम बना है कि अब आपको समझ आ जाना चाहिए। ये लेंथ अभी भी L3 रहेगी, इस लेंथ में कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये लेंथ, अब देखो सुनना जरा यहां से, हमारा L1 जो था ना वो इस पॉइंट से, L1 इस पॉइंट से लेकर के और यहां वाले पॉइंट तक का था, मैं ट्राई करता हूं समझाने के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में L1 था, तो ऊपर वाला पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन जो नीचे वाला पॉइंट है ये डेल्टा X1 ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट डेल्टा X1 ऊपर चला गया, तो ये जो L1 वाली पोर्शन थी ये पोर्शन अब रिड्यूस कर जाएगा, और ये पोर्शन लिखना चाहिए आपको L1 माइनस डेल्टा X1, L1 माइनस डेल्टा X1। अरुष डेल्टा X2 लिखेंगे, X2 नहीं X1 लिखेंगे यार अरुष, हाँ हाँ समझ गया। अब बताओ यहाँ पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या लिखें, अब जरा देखो यहाँ पर टोटल कितनी लेंथ आ रही है हमारे पास, ध्यान से काउंट करते हैं, काउंट करते हैं कितनी है। तो देखो L3 ये लेंथ, L3 ये लेंथ, L1 माइनस डेल्टा X1 ये हो गया, L1 माइनस डेल्टा X1 ये हो गया, पाई R1 ये तो अभी भी पाई R1 रहेगा ना, पुली के ऊपर नीचे जाने से उसका रेडियस तो बदलेगा नहीं, है ना। तो L3 L1 माइनस डेल्टा X1, ये लेंथ है पाई R1, यहां से यहां तक की लेंथ वापस L1 माइनस डेल्टा X1 हो जाएगी, ये लेंथ फिर से L1 माइनस डेल्टा X1, ये लेंथ फिर से पाई R2 हो जाएगी, पाई R2 ये लेंथ, हाँ जी सॉरी मेरी कोई बात नहीं बच्चे, और ये लेंथ। तो अगर एक काम करें, टोटल लेंथ काउंट करें कितनी है, टोटल लेंथ ध्यान से देखते हैं, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, देखो राइट वाले फिगर में, राइट वाले फिगर में L3 प्लस L1 माइनस डेल्टा X1, मैं ना ट्राई कर रहा हूं बच्चा, काफी स्लो चल रहा है इस बार, पहला एग्जांपल है L3
फिर L1 माइनस डेल्टा x1, और एक्चुअली L1 माइनस डेल्टा x1 दो बार आएगा, एक बार ये वाला पोर्शन और एक बार ये वाला पोर्शन, ये दोनों बराबर पोर्शन है, तो ये 2 हो गया, डबल हो गया, प्लस इधर पाई R1 आएगा पुली के नीचे, पाई R1 प्लस ये पुली के ऊपर पाई R2, और प्लस इधर वाला पोर्शन जो कि L2 प्लस डेल्टा x2 है। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है फ्रॉम द राइट वाली फिगर, राइट फिगर, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द लेफ्ट फिगर वो ये था L3 प्लस L1 प्लस पाई R1 प्लस L1 प्लस पाई R2 और प्लस L2। बट ये दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां पर अलग है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां पर अलग है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इन एक्सटेंसिबल कहा है उसको, स्ट्रिंग को इन एक्सटेंसिबल कहा है, यानी जितनी लेंथ उसके यहां पर है उतनी ही लेंथ हमारे को यहां पर भी होनी चाहिए, यानी इन मासेस के राइज और फॉल करने के बाद, इन मासेस के राइज और फॉल करने के बाद भी टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होना चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और इसी स्टेटमेंट को कहता हूं मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन। यही हमारी रेस्ट्रिक्शन है, यही हमारी लिमिट है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज टू बी कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू इवन आफ्टर द मासेस आर फॉलिंग और राइजिंग, वो फॉल करें चाहे राइज करें, लेकिन टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकते आप। यही हमारी रेस्ट्रिक्शन है, यही हमारी लिमिट है, और यही हमारी कंस्ट्रेंट है, और इस बेसिस पर मुझको जो इक्वेशन मिलेगी उसको मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन का नाम दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो तुमको क्या मिलेगा वो बताता हूं मैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो ये मिलेगा दैट डेल्टा x2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x1। बाकी लोग भी अपने 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 आप लेवल पर आप वेरीफाई करना। डेल्टा x2 equals to 2 times of delta x1, and this equation is called constraint equation. This equation is called as constraint equation because this equation is based on the fact that length of string before the masses are falling down or rising up is same as string length after the masses has fallen down और दे आर राइजिंग अपवर्ड, कुछ भी केस हो, फॉलिंग डाउन और या राइजिंग अप का कोई भी केस मान सकते हो। ठीक है जी, ये आंसर मिल रहा है। सो दिस इज योर कंस्ट्रेंट इक्वेशन, और ये सब कुछ सेम टाइम इंटरवल में हुआ है। जितने टाइम इंटरवल में इसने डेल्टा x2 नीचे गया है उतने ही टाइम इंटरवल में ये ऊपर आया है। तो अगर हम ये कहें कि m2 मास के पास v2 वेलोसिटी है और m1 मास के पास v1 वेलोसिटी है, अगर हम ये कहें कि इसके पास v2 वेलोसिटी है और इसके पास v1 वेलोसिटी है, तो जब डेल्टा x2 यानी कि m2 मास का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 मास, हाँ प्रणव, हाँ वो ऑब्वियसली डेल्टा लिया है, कि अगर m2 मास का डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम के अंदर m1 मास के डिस्प्लेसमेंट का डबल आ रहा है, तो क्या ये दोनों सेम स्पीड पे चल रहे होंगे? क्या ये दोनों मासेस सेम स्पीड पे चल रहे होंगे? अगर ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और ये कम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये सेम स्पीड पे चल रहे होंगे? हो ही नहीं सकता, यानी इनकी स्पीड में फर्क होना चाहिए, और होना क्या चाहिए? v2 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ v1। इनके वेलोसिटीज में फर्क है, और जब इनके वेलोसिटीज में फर्क है ना, तो इसका मतलब इनकी एक्सेलरेशन में भी फर्क होगा। भाई आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 2 इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 1। ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, कि ये दोनों मासेस बराबर एक्सेलरेशन से नहीं चलेंगे,
क्योंकि distance by which m2 is falling down, delta x2 is 2 times of distance by which m1 is rising up. जितना m1 ऊपर राइज कर रहा है उसका डबल डिस्टेंस m2 फॉल कर रहा है. तो अगर हम सेम टाइम के अंदर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेंगे, हाँ जी दिव्या कुमार वो भी सही है, तो सेम टाइम में अगर हम ये अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो इससे मुझे ये क्लियर मैसेज मिलता है कि ये बराबर बराबर वेलोसिटी पर नहीं हो सकते और ये बराबर एक्सेलरेशन पर भी नहीं हो सकते. तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को ही कहेंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन. डेल्टा x2 इक्वल टू डेल्टा x1 या फिर v2 इक्वल टू 2v1 या फिर a2 इक्वल टू 2a1. दिस इटसेल्फ कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट इक्वेशन. ठीक है, यही इस पूरे चैप्टर में आप लगाओगे जहां पर, हाँ जी भदौरिया जी, एक्चुअली क्या होगा देखो थोड़ा सा टाइम बस अब हमें दें यार, थोड़ा टाइम और दो बच्चे, है ना, बस कंक्लूजन पे आ रहे हैं. ये डायग्राम एक्चुअली बना करके समझाने में हमें टाइम लग रहा है, बट एक बार की मेहनत थी, अब इसके बाद नहीं. तो मेरा कंसेप्ट सुनो, दो बातें मैं बार बार रिपीट करूंगा, दो बातें. दिव्यांशी डायरेक्ट करेंगे बट उसका एक तरीका होगा. नंबर वन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट को, वेट और टेंशन में हमेशा फर्क है. वेट और टेंशन फोर्स बराबर नहीं आएंगे, नंबर वन. नंबर टू, these masses will not have same value of acceleration. These masses will not have same value of acceleration. Either m1 will have more acceleration or m2 will have more acceleration. कोई एक का ज्यादा होगा. ये पता लगाने के लिए कि किसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन है, हम लोग को ये वाली वर्किंग करनी पड़ेगी. ये वर्किंग करनी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि किसके पास ज्यादा एक्सेलरेशन है. और जब हमने इस पूरी वर्किंग को किया तो हमको समझ में आ गया कि यार सेकंड वाले की एक्सेलरेशन जो है वो फर्स्ट वाले के एक्सेलरेशन से डबल है, यानी सेकंड वाला फास्टर है, सेकंड वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा है. इसको हमने कहा कि ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस वर्किंग के बाद अब सॉल्व कैसे करेंगे? अभी आंसर तो आया नहीं मेरा, अभी क्वेश्चन तो जहां पर था वैसे ही पड़ा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन तो एज इट इज है. तो अब कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये बात समझ में आ गई आपको कि ये A2 और A1 गलती से भी आप बराबर नहीं मानना, गलती से भी आप इसको बराबर नहीं मानेंगे, ब्लंडर है वो फिर. अब रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व कैसे होगा वो देखो, सॉल्व कैसे होगा ये समझो. तो देखिए सॉल्व कैसे होगा वो समझा दें आपको, बस खत्म हो गया ये. इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो m2g बड़ा फोर्स होना चाहिए और टेंशन छोटा फोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो ग्रेविटी की फोर्स बड़ी होनी चाहिए और टेंशन वाली फोर्स कम होनी चाहिए. तो हम m2 के लिए, जो मेरा m2 वाला ब्लॉक है उसके लिए कहेंगे कि m2g माइनस टी, ये हो गया नेट फोर्स. और राइट साइड पर हम कहेंगे इसका मास m2 और एक्सेलरेशन a2. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब आगे मैथ है. अब m1 वाले मास के लिए क्या करेंगे, m1 वाले मास के लिए ये बॉडी ऊपर राइज हो रही है, ये राइज कर रही है. तो कोई भी बॉडी तभी राइज करेगी जब आप ग्रेविटी से बड़ा फोर्स लगाओ, यानी 2t की वैल्यू, 2t की वैल्यू m1g से बड़ी होनी चाहिए. यहाँ 2t है, इसका ध्यान दो, t नहीं है 2t. तो 2t माइनस m1g शुड बी m1 a1. ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये फॉर m1 हो गई. ये f इक्वल टू ma वाली बात चल रही है. और तीसरी इक्वेशन हम इसको ही कहेंगे a2 इक्वल टू 2a1, ये थर्ड इक्वेशन है. तो वो तीसरी इक्वेशन हमारे लिए कंस्ट्रेंट है, थर्ड इज कंस्ट्रेंट, जो कि a2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ a1 है. ये तीसरी इक्वेशन हो गई. अब इनको सॉल्व करने की बात आएगी.
अब सॉल्व भी तो करना है, आंसर भी तो लाना है मेरे को, मतलब मैथ भी तो चाहिए। फिजिक्स तो हो गई, फिजिक्स वाला काम हो गया हमारा, अब मैथ वाला काम। तो मैथ मैथ मैथ्स कैसे लगाओगे इसमें, सॉल्व कैसे करोगे? तो इसका तरीका बता दें, वो भी एक बार दिखा देते हैं आपको कि आंसर कैसे आएगा। हम लोग इक्वेशन 1 से, जो हमारी इक्वेशन 1 है वहां से a2 की वैल्यू रखेंगे m2g माइनस टी डिवाइडेड बाय m2, और इक्वेशन 2 से a1 की वैल्यू निकालेंगे m1g डिवाइडेड बाय m1, और ये दोनों वैल्यूज कंस्ट्रेंट वाले में ले जाओ, मतलब जहां a2 है वहां पर रख दो m2g माइनस टी डिवाइडेड बाय m2 इक्वल टू 2, और जहां a1 है वहां पर a1 की वैल्यू रख दो 2t माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1 m2g माइनस m1t 4t m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस 2 m1 m2g, और ये पूरा सिंप्लीफाई करके जो टेंशन फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 3m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस 4m2। ये वैल्यू बन रही है टेंशन फोर्स की। एक आंसर तो ये आ रहा है, टेंशन फोर्स इतना आ रहा है। हाँ जी प्रणव, सही है। और टेंशन फोर्स जब आ जाएगा तो इस टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको a2 की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे a1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब अब ये मैथमेटिकल पोर्शन हो गया, पूरा पूरा सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला गेम है, इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी। अब इस पे हमसे कोई क्वेरी ना पूछे आप, है ना, हमको इससे आप ना पूछिएगा कि सर ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन है, उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कोई भी हेल्प नहीं, क्योंकि मैथ नहीं सिखा सकते। ठीक है जी, तो ये अपने लेवल पर आप देखें। अब मैं इसको ना ऑब्जेक्टिव मेथड पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं प्रणव जी बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड पे आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव मेथड पे आ रहे हैं। मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, अब 5 से 7 मिनट और लगेंगे। मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, सॉरी वीर जी बताते हैं, मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट बाय ऑब्जेक्टिव वे, ये भी समझा देते हैं आपको। एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, मुझे पता है कि आप लोग लंबे मेथड नहीं चाहते हैं, है ना, हमें पता है कि आप सब बहुत ही कामचोर हो, तो आप नहीं चाहते उतने लंबे लंबे मेथड। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर था, पहले एक बार फिगर एक बार ध्यान करो, और ये हमारा मतलब इस क्वेश्चन का फिगर, और तो ये कुछ इस तरीके का है, देखो। अब जल्दी ये वाला काम करते हैं। तो ये पुली, इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, बहुत ही फास्ट मेथड है, और आराम से आप कितना ही कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, आराम से कर सकते हो। हाँ अनवर जी, अब मैं ऑब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूँ, ये तो सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव तरीके से लॉजिक बनता है, सब्जेक्टिव तरीके से आपको लॉजिक समझ में आएगा, लेकिन पेपर के टाइम पर न्यूमेरिकल करने के लिए एक फास्ट मेथड भी होना चाहिए। सो मेकिंग ऑफ कंस्ट्रेंट बाय द ऑब्जेक्टिव वे, ये सब अभी जब आप कर रहे थे सब्जेक्टिव था, अब इसको ऑब्जेक्टिवली, मतलब अब हम लॉजिक में नहीं जाएंगे क्यों, अब हम ये नहीं समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम सिर्फ ये बताएंगे कि आंसर कैसे लाना है। अभी तक तो आपको बता रहे थे कि ऐसा क्यों होगा, अब आप क्यों का चक्कर छोड़ दो, आंसर क्या होगा ये बता दो बस। और आप भी यही चाहते हो ना, मैक्सिमम स्टूडेंट यही चाहता है कि मुझे आंसर बताओ, उसका इंटरेस्ट लॉजिक में कहाँ है। देखिए, यहां पर टेंशन फोर्स टी दिखाया गया था, और यहां पर टेंशन फोर्स 2t दिखाया गया था, एक तरफ टी और एक तरफ 2t, और यहां पर हमने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लिया था a2, और यहां पर अपवर्ड एक्सेलरेशन लिया था a1। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तरीका सुनना, आप सिर्फ एक काम करिए, ऑब्जेक्टिव तरीका है, इसको टेंशन ट्रिक भी कहा गया है, और ट्रिक सुनते ही कितना अच्छा लगता है। इसको ये कहा जाता है कि जो टेंशन फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है, इनका मल्टीप्लीकेशन करिए आप, टी और ए2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लगा दो। हाँ प्रणव जी वही है, और लेफ्ट साइड पर
जो टेंशन है वो 2t की है, उसको हम a1 से मल्टीप्लाई कर दें, और क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है तो प्लस कर दें, और इसको उठा करके 0 के बराबर कर दो। जस्ट जस्ट खत्म हो जाएगा आपका आंसर, एक लाइन में आ जाएगा आंसर, a2 बराबर 2a1। मतलब कि समेशन ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। अब ये एक नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट है यहाँ पर बीच में डॉट है, बट उतना भी नहीं जाना, उतना जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, विनायक अभी रुक जाओ। जहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन हो वहां माइनस लगाओ, और जहां पर सेम डायरेक्शन हो वहां पर प्लस कर दो। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन मिल गई, कंस्ट्रेंट इक्वेशन मिल गई। हाँ अरुज बता रहे बच्चे, बस खत्म कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये तरीका है। अब इसमें ना देखो, ये थोड़ा सा अब वही बात है कि इसके पीछे के भी लॉजिक्स हैं, बट इसके पीछे क्या लॉजिक है वो अभी डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि वो वर्क का लॉजिक है, वर्क वर्क का लॉजिक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का लॉजिक है। तो वर्क चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं। हाँ जी निहल, मैंने पहले मना किया कि बच्चा ये मत पूछो कैसे आया, क्योंकि ट्रिक में ट्रिक का लॉजिक नहीं होता। ट्रिक मतलब ये जुगाड़ है, कनपुरिया लैंग्वेज में जुगाड़ है, ये जुगाड़। और टेंशन फोर्स से होता है बिकॉज टेंशन का वर्क डन 0 होता है। हाँ वर्क वाला कंसेप्ट है वो आगे डिस्कस होगा। मैं आपको फटाफट 2-3 एग्जांपल दे दूं ताकि आप इस मेथड को यूज कर पाओ, और आज कुछ क्वेश्चंस देंगे एच.सी. वर्मा से जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। विनायक बता रहे हैं बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं विनायक सुनोगे तो आंसर सब मिलेंगे यार। देखो मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर हमने यहां पर क्या किया, एक मास लगाया, ध्यान से देखना, टेबल के ऊपर, फिर हमने यहां से एक पुल्ली अटैच करी ऐसे, फिर हमने यहां पर एक पुली लगाई, और ये पुली ले जा करके ऊपर की तरफ ऐसे अटैच कर दी, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये फॉल कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a2, और ये राइट साइड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a1। अब आपको बताना है इन दोनों में किस तरीके का रिलेशन आएगा, a1 और a2 के बीच में कैसा रिलेशन आएगा। क्या ये बराबर एक्सेलरेशन होंगे, या फिर a1 ज्यादा होगा, या फिर a2 ज्यादा होगा, ये बताना है आपको कि कौन सी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी इसमें। तो ये कैसे पता लगाएंगे, सुनो कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में सुनना। अगर यहां पर टेंशन फोर्स टी मान ले, ये टेंशन टी मान लेते हैं, तो यहां पर भी टेंशन टी दिखाओगे और यहां पर भी टेंशन टी दिखाओगे। ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग हमारी यहां पर है वही स्ट्रिंग नीचे आ जाएगी और यही स्ट्रिंग, तो इसलिए ये टी और ये टी। बदौरिया जी एक मिनट रुको, इस तरफ भी टेंशन टी और इस तरफ भी टेंशन टी, तो ये बीच वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन दिखाएंगे ना। अगर इधर टी है और इधर टी है, तो ये जो बीच वाली स्ट्रिंग है इसमें हम कह देंगे कि ये टेंशन 2t होगा। अब खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं, तो ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होंगे, प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय a1, और यहां पर अपोजिट डायरेक्शंस हैं तो -2ta2 इक्वल टू 0। खत्म हो गया, यानी a1 बराबर 2a2, a1 बराबर 2a2। और यही कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। मतलब न्यूमेरिकल इतने फास्ट तरीके से होंगे, न्यूमेरिकल फास्ट मेथड से होंगे। सर एक चीज, सर एक और मेथड सर मैंने सोचा था सर, आप बताइएगा तो सही है कि नहीं सर। वो हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए बी x2 लेंथ नीचे जाता है, मान हम्म लीजिए, तो जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उसमें 2x2 की लूजनेस आएगी। हम्म और सर, और मान लीजिए जो ए वाला ब्लॉक है वो सामने की तरफ तरफ x1 जाता है, हम्म तो सर हमें पता है कि अगर स्ट्रिंग को अपने नॉर्मल स्टेट में रहना है तो जितनी टाइटनेस होगी उतनी लूजनेस होनी पड़ेगी, तो x1 2x2 के बराबर होगा, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन का वो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो वही वही यही लॉजिक तो है एक्चुअली, कि मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो चेंज नहीं करनी ना आपको। तो एक तरफ से अच्छा। जितना वो लूज होगा दूसरी तरफ उतना उसको
यस सर, यस सर। टाइप होना पड़ेगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, सही है, सही है। चलो एक और एग्जांपल देख लो फिर खत्म हो जाता है ना ये। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज मोड में नहीं रहना है। बाकी लोग सुनिएगा। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ चल रहा है विथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन a1, और ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a2। हमें इनके बीच का रिलेशन चाहिए, हमें इनके बीच रिलेशन चाहिए। और हो सकता है कि हमारे को पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाए, तो वो भी करेंगे, पर पहले रिलेशन रिलेशन आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। इन ऐसे न्यूमेरिकल्स में अगर आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल दिया तो आप समझ लो चैंपियन हो। सबसे पहले काम, यहाँ पर टेंशन फोर्स टी मानते हैं सबसे पहला, देखो। हाँ जी प्रणव, ये टेंशन टी। अब ये वाली स्ट्रिंग पुली को जब क्रॉस करेगी दूसरे साइड पर, तो यहाँ पर भी टी। फिर ये वाली स्ट्रिंग जब इधर से क्रॉस करेगी तो यहाँ पर भी टी। और अगर ये टी और ये टी है, तो जो बीच वाली स्ट्रिंग है इसको आप ट्वाइस ऑफ टी कहोगे। सुभी यादव, एक मिनट ध्यान दो बच्चे। दिव्यांशी ठीक है। अब अगर ये टी है तो पलट करके इधर आओ, अगर इधर टी है तो इधर भी टी दिखाएंगे, यानी यहाँ वाले स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो यहाँ पर टी हो गया। हाँ जी 11 अब सही है। तो अब टोटल कितना टेंशन है यहाँ पर देखो, ब्लॉक बी के ऊपर टोटल कितनी टेंशन है, ध्यान दो। ब्लॉक बी पर टोटल कितनी टेंशन है, 2t इस वाले स्ट्रिंग के अंदर और t इस वाले स्ट्रिंग के अंदर। 3t का टेंशन है यहाँ पर, 3t का टेंशन, और वो 3t a2 के अपोजिट है, तो -3t a2। और यहाँ पर t और a1 सेम डायरेक्शन में है, तो +t a1 इक्वल टू 0, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। a1 इक्वल टू 3a2, बस। अच्छा मान लो इसमें एक्सेलरेशन निकालने को होता, लेट्स से कि आपसे ये कहा जाए कि जो मास ऑफ ए है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ। मान लो आपसे कहा जाए कि मास ऑफ ए 2 किलोग्राम है और मास ऑफ बी, मैं रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ कि मास ऑफ बी जो है वो 8 किलोग्राम है या 12 किलोग्राम है, कुछ भी। तो मुझे एक्सेलरेशन, मेरी इक्वेशंस कैसे बनेगी वो देखो। मैं आपको ना मेकिंग ऑफ इक्वेशन दिखाता हूँ, सॉल्विंग नहीं दिखाऊंगा। मेकिंग ऑफ इक्वेशन बता देता हूँ, सॉल्विंग नहीं। तो मेकिंग ऑफ इक्वेशन कैसे बनती है, सबसे पहले तो तुम्हारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन, सबसे पहले तुमने बनाई कंस्ट्रेंट इक्वेशन, तो वो बन गई a1 बराबर 3a2, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। इसके बाद अगली इक्वेशन आप बनाओगे f इक्वल टू एम ए से, आगे हम इसको यूज करेंगे। तो f इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन हम लोग पहले a वाले के लिए यूज करेंगे और फिर हम b वाले के लिए। इसको देख लो कि मेकिंग ऑफ इक्वेशंस कैसे होती है। पहले कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कैसे बननी है वो इस मेथड से बन जाएगी। अब इसमें क्या करना है वो देखो, ए वाला बॉडी किधर जा रहा है ये चेक करो। ए वाला बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है ये चेक कर लो। अच्छा टेंशन के अलावा वेट भी होगा, टेंशन के अलावा वेट होगा ना, तो 20 यहाँ होगा और 120 यहाँ पे होगा। तो आप ए वाले में से कौन सा फोर्स बड़ा मानोगे, अगर वो ऊपर जा रहा तो 20 ज्यादा है कि टी ज्यादा है, ये देखो आप कौन सी चीज ज्यादा है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो टी ज्यादा होगा, तो टी -20 इक्वल टू उसका मास 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन उसका a1 है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। और बी वाले के लिए, बी वाला नीचे आ रहा है तो 120 नीचे आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, सो 120 माइनस ऊपर की तरफ इसमें टोटल 3t है, 120 माइनस 3t बराबर इसका मास 12 इंटू एक्सेलरेशन a2। ये तीन इक्वेशंस हो गई। आगे इसका सॉल्विंग है, मेकिंग हो चुका, अब आती है सॉल्विंग। तो सॉल्विंग आप बताओ और क्या होगा उसके हिसाब से सॉल्व करके कि a1 कितना आएगा, a2 कितना आएगा और t कितना आएगा, ये आपका नॉलेज है। अब आपकी मैथ है, मैथ आपकी कितनी अच्छी है वो यहाँ से मालूम चल जाएगा कि a1 कितना आएगा, a2 कितना आएगा और a3। मैंने आपको ये बता दिया कि इन न्यूमेरिकल्स में इक्वेशन कैसे बनेगी और सॉल्व, और तीन इक्वेशंस बनती हैं,
सॉल्व कैसे होगा ये आप देखोगे। अनंत जी, मैं आंसर पे कोई कमेंट, वैसे टेंशन आपका 32 आ रहा है ना, तो हो सकता है सही हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि क्या होगा, बट बाकी लोग सो कंफर्म कर देंगे, बाकी सारे बच्चे कंफर्म कर देंगे इसको। आप आपस में कंफर्म कर लो किसका आंसर क्या बन रहा है। A1 की वैल्यू और A2 है। सुभी यादव जी A1 6 आ रहा है और A2 2 आ रहा है, और विनायक अग्रवाल भी कह रहे हैं कि टेंशन की वैल्यू 32 आ रही है। A1 6 आ रहा और A2 2 आ रहा, और राघव एंड भारत कह रहे हैं कि टेंशन 32 आ रहा है। प्रणव जी 32 आ रहा है टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू 32 आ रही है। अच्छा, काफी मैक्सिमम लोगों ने बता दिया है कि टेंशन की वैल्यू 32 आ रही है, तो मेरे ख्याल से फिर सही होगा आंसर आप लोग का। नहीं नहीं, ये दो बॉडीज के लिए नहीं है, अभी जिसने मैसेज किया था, ये कंसेप्ट आप मोर देन टू बॉडीज में भी लगा सकते हो। इस कंसेप्ट को मोर देन टू बॉडीज में भी लगाया जा सकता है, मोर देन टू बॉडीज में भी लगा सकते हैं यार, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। यार तुम लोग ना ज्यादा हो जाएगा आज, बात मानो। बताया मोर देन टू बॉडीज का एग्जांपल देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि बंद करें क्लास, बताओ। एक एग्जांपल नहीं ना, ज्यादा हो जाएगा, वैसे कल करना, हाँ ठीक है, कल करना, ज्यादा हो जाएगा यार। नहीं, समझ गए, ज्यादा हो रहा, ओवरडोज हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर है ना, अभी तक क्लास खत्म करो, फिर यहीं पर रखो, और बाकी कल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हो, कहीं कोई भाग नहीं रहे। धन्यवाद, थैंक यू जी, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।